ओके, वेलकम स्टूडेंट इन रेक्सोना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। फिर से हम लोग लेके आए हैं सेकेंड ईयर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिनॉल के सिंथेसिस की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। और उसमें हम लोग 3 रिएक्शंस जो थे वो डिस्कस किया था कि क्यूमीन से हम लोग फिनॉल को किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन सेकंड हम लोगों ने देखा डाउ प्रोसेस, और देन थर्ड हम लोगों ने देखा था राशिंग प्रोसेस। ओके, तो इन 3 रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी देखिए हम लोगों को नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो फिनॉल को तो हम सिंथेसाइज कर चुके हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि फिनॉल से ये तीनों क्वेश्चन सिंथेसिस मेथड से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, आज हम थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फिर देखिए अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए मिलते रहें, देखते रहें, मनीषा खंडेलवाल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहें। तो देखिए बेटा, हम लोग बना रहे हैं आज फिनॉल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, रेडी हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के लिए? सारी नहीं, इम्पॉर्टेंट वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्योंकि सारी रिएक्शंस तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें फिनॉल की पढ़नी पड़ेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचनाएं किस तरीके से होती हैं, इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट, इसका निर्देशी प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं। तो ये है आपका फिनॉल, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ये यहाँ शिफ्ट होते हैं। सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे से ड्रॉ करनी आती हैं, फिर भी एक बार देखिए पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा, देन ये यहाँ चलेगा। ठीक है, आप ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर। अनुनाद है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट। अब ये इधर यहाँ नेगेटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, देन ये फिर नेगेटिव चार्ज इधर, फिर इधर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोगों ने क्या किया, अब ये यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर डिस्प्लेस होगा, देन ये इधर चलेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर पैरा पोजीशन पे आया, देन ऑर्थो पोजीशन पे आया। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पर, पैरा पर, देन फिर से ऑर्थो पर। और हम रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ अटैक करने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो पर है, पैरा पर है, ऑर्थो पर है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, इसलिए जो OH ग्रुप है
वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी ऑर्थो पैरा निर्देशी है। तो OH की प्रेजेंस में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। ठीक, सेकेंड बात बेटा, इसकी वजह से OH ग्रुप की वजह से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाता है। OH ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर पाता है। इसलिए क्या, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग यानी सक्रियकारी समूह। सक्रियणकारी समूह यानी इसकी उपस्थिति में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो आसानी से क्या कर पाता है, अटैक कर पाता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पर। तो इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दूसरा, इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी सक्रियणकारी समूह। अब इसकी कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो है बेटा, दो आप लोगों से जनरली डिस्कस की जाती हैं, उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण, और दूसरा है नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। इन दोनों के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि क्यों पूछे जाते हैं। कुछ तो उनमें ऐसा होगा कि वो पूछे जा रहे हैं, तो देखिए क्यों पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, और हम क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने इसी तरीके से लेके आते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे। ओके, तो हमारा वादा है कि आप किसी के भी मार्क्स कम नहीं रहने देंगे, इसलिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें भी हम लोग फर्स्ट है हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। आप कहेंगे मैम हमें तो ये आता है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, फिर फिनॉल का इम्पोर्टेंट क्यों है? तो फिनॉल का इम्पोर्टेंट है कैसे, देखिए ये है फिनॉल, फिनॉल का हैलोजिनेशन, मान लीजिए आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। जरूरी नहीं है कार्बन डाइसल्फाइड ही लें, ऐसे भी आ सकता है, कोई भी अध्रुवीय विलायक ले लीजिए, कोई भी अध्रुवीय विलायक ले लीजिए, यानी कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए। ठीक है, तो किसी भी अध्रुवीय विलायक या नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आप कहेंगे मैम हमें तो नहीं पता कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो जैसे आपने यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, इसी की तरह हम और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन कार्बन डाइसल्फाइड, इट मीन्स किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ता है या फिर पैरा पोजीशन पर, और क्या बन जाता है बेटा, देखिए जरा, OH इधर भी R ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया
कि फिनॉल कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ये आपका बन गया ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये हमारा क्या बन गया, पैरा ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, ये तो कब होगा, जब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। तो एकल प्रतिस्थापी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजेंस वाले फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, या ये कहें कि ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए, कैसे चेंज कर दिया जाए, देखिए अगर हम इसी हैलोजिनेशन को करवाएं, ये फिनॉल अगर हैलोजिनेशन 3 मोल्स काम में आएंगे कब, जब हम वाटर की प्रेजेंस में करवाएंगे। वाटर का मतलब हुआ पोलर सॉल्वेंट, यानी ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाएंगे, तब ये ब्रोमीन दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये देखिए जरा, OH, इधर Br, देन फिर Br, देन इधर भी Br, है ना इम्पोर्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब फिनॉल की रिएक्शन द्रव ब्रोमीन से करवाई जाती है, द्रव ब्रोमीन से या जलीय ब्रोमीन से या जल की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाई जाती है, तो वाटर की प्रेजेंस में वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, और उसकी प्रेजेंस में ब्रोमीन के कितने मोल काम में आते हैं, 3 मोल्स, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हैलोजिनेशन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अगर हम लोग ब्रोमिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ऑर्थो या पैरा ब्रोमो फिनॉल बनते हैं, और अगर हम पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर, इसलिए बेटा ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, नाइट्रेशन। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम नाइट्रेशन को डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन को। स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता रहे। तो सेकंड है नाइट्रेशन, यानी नाइट्रीकरण। अब जैसे हम लोगों ने हैलोजिनेशन 2 मीडियम्स में पढ़ा था, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ हम सॉल्वेंट चेंज नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे वो देखिए जरा। अगर हम लोग ए पार्ट देखिए इसका, फिनॉल का रिएक्शन, ये है फिनॉल, इसका रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, HNO3 हमने कैसा लिया है, डाइल्यूट, तनु HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो NO2 ग्रुप, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप का जुड़ना। कौन सी पोजीशन पे, फिनॉल कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तो क्या बनेगा बेटा, देखिए जरा, OH इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ जाए, प्लस OH इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाए, तो क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या बन गया मेरा बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लेकिन बेटा अगर इसी नाइट्रेशन को, अगर हम इसी नाइट्रेशन को कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाएं, अगर हम नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाएं तो फिर NO2 तीनों पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तीनों पोजीशन का मतलब दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर। किस तरीके से? OH NO2 NO2 NO2, तो बन जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि पिक्रिक एसिड, ठीक है। क्या कहा मैंने आपसे? अगर हम डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तब तो क्या बनता है? ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर यही रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाई जाए तो फिर क्या बन जाता है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि पिक्रिक एसिड बन जाता है। कब? जब हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। और बेटा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ही क्या है? पिक्रिक एसिड। इसे एसिड क्यों बोल दिया? क्योंकि देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, ठीक है, वही एसिडिक होता है। अब NO2 का इफेक्ट होता है -I। NO2 का इफेक्ट क्या होता है? -I। अब जैसे जैसे -I इफेक्ट इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है। -I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ तो 3 NO2 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो -I इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो इसका एसिडिक नेचर भी बहुत ही ज़्यादा होगा, और इसका नाम इसलिए क्या रख दिया गया? पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी। क्या पढ़ी? फिनॉल की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप लोगों को पता लगा कि ये कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इट मीन्स आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या फिर पैरा पोजीशन पे, ओके। दूसरा, इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम लोगों ने इसकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। फर्स्ट, हैलोजिनेशन। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाएंगे तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देन सेकेंड आप लोगों ने पढ़ी नाइट्रेशन। फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवाया तो बना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। और अगर हमने यही रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाया तो बना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी पिक्रिक एसिड। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉप सब्जेक्ट का मीन्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके बताइए कि मैम आप इस टॉपिक को डिस्कस कीजिए, तो देन हम लोग उसी टॉपिक का वीडियो आपके सामने लेके आएंगे और उसी को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में हैं, इसलिए हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, फिर मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसी सीरीज़ में, तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।